जय हिंद। आप सभी को आज यूटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड कर दिया गया है। इसके पहले से जो है ना 1 से लेकर 48 तक जो है 47 तक हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपका जो भी सेट छूट गया है जाके जरूर देखिए। और इसका आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है और इसका टेस्ट होता है। एक टेस्ट ग्रुप है, शाम में 7 बजे इसका डेली टेस्ट होता है। तो दोनों ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और सारा जो है ना एक से लेकर 47 तक सारा का PDF टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ और बोर्ड भी डाला हुआ। जो भी आपका सेट छूटा है जाके रिवीजन कीजिए और जाके वीडियो का जितना भी क्लास है ना सबको देखिए, क्योंकि इस बुक का जो है ना एक तरह से NCERT पे आधारित बुक है और बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जितने भी एग्जाम आने वाला है ना सभी में आपको जो है ना एक तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को इस बुक से देखने को मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट अगर लगाते होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा इस बुक से। तो आप टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप दोनों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सबका हम PDF है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका सारा क्वेश्चन जो है ना 50 क्वेश्चन टोटल और इसके पीछे नोट्स दिया रहता है। सारा क्वेश्चन हम कंठस्थ याद करवा देंगे अगर आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा तो क्लास को अच्छे से। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हर जगह दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आंसर जरूर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर जो है ना बन गया है, बताइए कौन सा शहर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो केवड़िया है। क्या याद रखिए? केवड़िया है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो केवड़िया बना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आई कह रहा है कोरियोलिसिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि कोरियोलिसिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ये गलत है, उत्पन्न नहीं होता है, ये गलत है। लेकिन इसमें सही क्या है कोरियोलिसिस बल के बारे में, यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। जो कोरियोलिसिस बल होता है ना यह अक्षांश के कोण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये बिल्कुल सही है। और यह कोरियोलिसिस बल जो है ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ये भी सही है। और कोरियोलिसिस बल जो है भूमध्य रेखा पे नहीं होता है। ये तीनों कथन जो है ना BCD बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य तीनों देशों की सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। इनमें बोला इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है ना जो 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। असम नहीं करता लेकिन पश्चिम बंगाल करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। तो असम नहीं करता, पश्चिम बंगाल करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। क्वेश्चन नंबर 5-4 पे कह रहा है कि मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग का अंश है, बताइए। मेघालय का जो पठार है इनमें से किस भाग का अंश है या किसका भाग है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का है। तो मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का जो है ना मेघालय का पठार का भाग है। तो मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है या किसका अंश है। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जारवा है। क्या है? तो जारवा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि निम्न में से कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नदियां नहीं है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो वर्धा नहीं है, लेकिन जो है ना कोयना है, घाट प्रभा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो वर्धा नहीं है, लेकिन वर्धा नहीं है, लेकिन घाट प्रभा है, पंचगंगा है और कोयना है। याद रखिए 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्धा नहीं है, लेकिन पंचगंगा, कोयना, घाट प्रभा जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्री का विभेदी तापन है। क्या है? स्थल तथा समुद्री का विभेदी तापन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है, बताइए। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील को जो है ना पर्ल ऑफ साइबेरिया झील कहते हैं। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया झील किसको कहते हैं। तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया झील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भूमध्यसागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती, बताइए। भूमध्यसागरीय जलवायु जो है इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता है भूमध्यसागरीय जलवायु, लेकिन लॉस एंजल्स में पाया जाता है, स्पेन रोम में पाया जाता है, केप टाउन में पाया जाता है। तो भूमध्यसागरीय जलवायु जो है लॉस एंजल्स में पाया जाता है, रोम में पाया जाता है, केप टाउन में पाया जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क में जो है नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे।
तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रफीक जकरिया है। कौन है? रफीक जकरिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना आपको जो है ना बिहार इसमें, चाहे बिहार दरोगा में एग्जाम जब होगा ना, तो आप देखिएगा कि इस बुक से ना अगर जितने भी सेट आप नहीं देखे हैं, सारा सेट को देखने के बाद बोलिएगा कि हाँ कितना क्वेश्चन इस बुक से आ रहा था। इसको जितना बार मन करें उतना रिवीजन कर दीजिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो क्वेश्चन 11 कह रहा है किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? बताइए, अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा, विजयनगर का था। तो अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक थी खोज थी? तो विजयनगर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? बताइए, भारत में सूफियों का जो आगमन हुआ था किस शताब्दी में हुआ था? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है अलवार संत किसके उपासक थे? बताइए, अलवार संत जो थे किसके उपासक थे? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु के थे। किसके थे? विष्णु के थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पत्ती दूतावास स्थापित किए थे? कह रहा है कि किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पत्ती में दूतावास स्थापित किए थे? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? टीपू सुल्तान। क्या होगा? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? बताइए, कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अखिल भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? बताइए, कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को जो है ना भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इसमें सूची 1 में लेखक दिया और सूची 2 में पुस्तक दिया, इसमें कौन सा पुस्तक के लेखक कौन है? इसको मिलाने कर रहा है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? 2 3 1 4। क्या होगा? 2 3 1 4। देखिए, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट का है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कॉमनवेल्थ बोले एनी बेसेंट का है। फ्री हिंदुस्तान किसका है? तो फ्री हिंदुस्तान किसका है? तो याद रखिए लाला लाजपत राय का है। फ्री हिंदुस्तान किसका पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय का है। इंडिया डिवाइडेड किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। इंडिया डिवाइडेड बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अनहैप्पी इंडिया किसका है? तो याद रखिएगा ये है, सॉरी यहाँ पे ना गलत मिला दिया, एक सेकेंड देखिए, आप फिर से देखिए, सुनिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका? ये तो पहला था एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है। फ्री हिंदुस्तान बोलेगा तो किसका है? तो तारकनाथ दास का है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है, याद रखिएगा। और इंडिया डिवाइडेड किसका है? इंडिया डिवाइडेड जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें भी सही है मिला है, तो उसमें मेरा दिमाग जो है ना इसमें ये हो गया था, गलती हो गया है। अनहैप्पी इंडिया किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया डिवाइडेड बोलेगा तो किसका है? तो इंडिया डिवाइडेड लाला लाजपत राय का है। इंडिया डिवाइडेड लाला लाजपत राय का है, याद रखिएगा। तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट फ्री हिंदुस्तान किसका है? तो तारकनाथ दास का है। इंडिया डिवाइडेड बोलेगा तो किसका है? तो इंडिया डिवाइडेड रखेगा जो है ना लाल, तो याद रखिएगा ना कि कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ तो एनी बेसेंट, और अगर फ्री हिंदुस्तान बोलेगा तो तारकनाथ दास का है। फ्री हिंदुस्तान किसका? तारकनाथ दास का है। और इंडिया डिवाइडेड बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है, याद रखिए। ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अनहैप्पी इंडिया बोलेगा तो लाला लाजपत राय का है। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ब्लेली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। कह रहा है कि ब्लेली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो आएगा 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 21 का ऑप्शन नंबर होगा ए। क्या ए है, ए 1 2 3 4। पहले होगा हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर क्या होगा तंजौर, फिर होगा अवध। तो कह रहा है कि ब्लेली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाले जो राज्यों का सही क्रम है ना, तो पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कह रहा है, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्ल नेपाल युद्ध ये कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था बताइए? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो अंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग का स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? कह रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग का स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो याद रखें बी होगा, लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अफीम के लिए। किसके लिए? अफीम के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुस्लिम कभी एक राष्ट्र के रूप में न रह सकते हैं। यह कोरा स्वप्न है, यह कथन किसका है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना का है। तो कह रहा है कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। यह कोरा स्वप्न है, यह कथन किसका है? स्वामी मोहम्मद अली जिन्ना का है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, जहांगीर का। किसका है? जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से घटनाक्रम को सबसे पहले शुरू कर कालानुसार सजाएं। तो कह रहा है ना कि इसमें कह रहा है कि घटनाक्रम को सबसे पहले शुरू कर कालक्रम के अनुसार सजाएं। तो इसमें 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका जो है 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? डी। 1 4 3 दून पहले हुआ था, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुआ था, उसका अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, उसके बाद मीर कासिम बंगाल बिहार पलायन हुआ था, और कंपनी का उत्तरी सरकार का पर कब्जा हुआ था। और इसका इस भी देख लीजिए, इसका अगर पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था, याद रखिए गुरु गोविंद सिंह का जो मृत्यु हुआ था ना 1708 में हुआ था। क्या हुआ था? 1708 में हुआ था, 1708 में, याद रखिएगा। और उसके बाद कौन सा है? 4 नंबर अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था, ये 8 बार आक्रमण किया था भारत पे। ये जो है ना 1748 से जो है 1767 तक किया था, 1767 तक किया था, याद रखिएगा। और कंपनी और उसके बाद 3 नंबर है मीर कासिम का बंगाल बिहार में से पलायन हुआ था। ये कब हुआ? 1764 में हुआ। कब? 1764 में, याद रखिए 1764 में हुआ था। और कंपनी का उत्तरी सरकार पे कब्जा कब हुआ था? ये हुआ था 1858 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1858 में, याद रखिएगा 1858 में। याद रखिए पहला तो क्या है? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में नांदेड़ में हुआ था। और इसके बाद है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था 1748 से 67 के बीच हुआ था। और उसके बाद है मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में हुआ था। और अगर यहाँ पूछा कंपनी का उत्तरी सरकार पे कब्जा कब हुआ था? 1858 में हुआ था। 1 4 3 2 इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे, 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बताइए। कह निम्न में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 चारों सही। 1 2 3 जो है ना चारों का ऑप्शन क्या है? सही है। तो सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और सेबी जो है ना 30 जनवरी 1992 को इसका वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। सेबी का जो है 30 जनवरी 1992 को इससे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, बिल्कुल सही है। और सेबी क्या करता है? यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है सेबी। ये चारों कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति आरंभ कब से माना जाता है? बताइए भारत में राजकोषीय नीति कब से आरंभ माना जाता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1936 में जो है ना भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ माना था, 1936 में। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद रस प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? बताइए कौन सा मद जो है ना रस प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार द्वारा लिया गया ऋण ये शामिल नहीं होता रस प्राप्ति में, लेकिन प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, विदेश से प्राप्त सहायता होता है, ये तीनों होता है, लेकिन सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो है ना ये नहीं शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 31 की कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल ई नाम का टैग लाइन क्या है? बताइए। कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल ई नाम का टैग लाइन क्या है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तम फसल उत्तम इनाम होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया है? क्या भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का कहाँ से चुना, किसके द्वारा किया गया है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया है। तो कह रहा है ना कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
क्वेश्चन कह रहा है 34, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में से कौन है। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में से कौन है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, बंदी प्रसिद्धीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रसिद्धीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। तो 34 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उनकी एक अवस्थिति विकल्प का सही नहीं है। कह रहा है कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। काकापारा जो है ना, ये काकापारा कर्नाटक में, काकापारा कहाँ है, गुजरात में। काकापारा कहाँ है, गुजरात में होगा। और कोटा कहाँ, राजस्थान, बिल्कुल सही। तारापुर महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। नौलोरा कहाँ, यूपी में, बिल्कुल सही। काकापारा कहाँ है, गुजरात होगा, कर्नाटक नहीं होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा बंदरगाह जो है प्राकृतिक नहीं है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चेन्नई नहीं है, कृत्रिम बंदरगाह है। कांडला है, मुंबई है, प्रादीप, ये सब क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह, लेकिन चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता, बताइए, जा सकता है। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस से कर सकते हैं, अधिसूक्ष्म छनन से कर सकते हैं और डायलिसिस से कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन से जो है कर सकते हैं, तीनों विधि से। तो करेक्ट, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण जो है किस विधि से द्वारा नहीं किया सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस इससे कर सकते हैं, डायलिसिस से कर सकते हैं, अधिसूक्ष्म छनन विधि द्वारा, ये तीनों विधि द्वारा कर सकते हैं कोलाइडी विलयन को शुद्धिकरण, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा नहीं, शुद्धिकरण नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 38, कह रहा है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है, हर्पिटोलॉजी। नेक्स्ट है, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है, बताइए। कोशिका में किसकी मात्रा जो है 80% से अधिक होती है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल का होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से, क्वेश्चन 40 कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रफुंद से। क्या है, एक प्रफुंद से। क्वेश्चन कह रहा है 41 की पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है, बताइए। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से होता है। तो पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। तो वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया सकता है, किसके द्वारा। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉप्लर प्रभाव द्वारा। तो कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉप्लर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितनी % होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितनी % होती है। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 से 8%। नेक्स्ट है, प्रेकत्व का मात्रा क्या है, बताइए। प्रेकत्व का मात्रा क्या है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हेनरी है, हेनरी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल का उपयोग किया जाता है। कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल का उपयोग किया जाता है। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है, वह तत्व होगा कौन। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए होगा, क्या, धातु। तो किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है, वह तत्व कौन होगा। तो धातु है। वही क्वेश्चन नंबर 47 पे, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि ध्वनि तरंगे गति करती है, बताइए, किस ओर करती है। ध्वनि तरंगे गति करती है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तरंग की दिशा के अनुदिश करती है। ध्वनि तरंग गति करती है, तरंग की दिशा के अनुदिश। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम किसका है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का प्रथम गति नियम है। तो कह रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में अब तक जो है ना तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल जो है सक्रिय ना हो। यह नियम है किसका, न्यूटन गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट है, डायोड एवं ट्रांजिस्टर टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः कितने होते हैं। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी, 2 और 3। तो डायोड एवं ट्रांजिस्टर, डायोड में 2 और ट्रांजिस्टर में 3। तो डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः 2 और 3 होते हैं। प्रयास में क्वेश्चन कह रहा है उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है, बताइए। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करता है। प्रयास का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पे करता है। तो कह रहा है कि उत्प्लावनता किस पर निर्भर करता है, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पे करता है। अब आइए नोट्स पे, हर सेट के पीछे स्मरणिक तथ्य दिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दिया रहता है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें आपको जो है ना सिर्फ सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, 50 से 60 क्वेश्चन आपको, बाकी
इसका पीछे जो नोट्स दिया जाता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए। कभी कभी किसी में कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, लेकिन अधिकतर में ज़्यादा ही रहता है। तो ये कह रहा है इसमें तथ्य में नोट्स में दिया है पीछे में, कर एशिया के प्रमुख स्थल रूप देश कौन कौन है। एशिया का प्रमुख स्थल जो लैंडलॉक कंट्री है एशिया का कौन कौन देश है, तो अर्मेनिया है, उज्बेकिस्तान है, नेपाल है, अजरबैजान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, तजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस। तो कह रहा है कि एशिया का प्रमुख स्थल रूप देश कौन कौन है, अर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस है। अब नेक्स्ट है यूरोप के प्रमुख स्थल रूप देश है। यूरोप के कौन कौन देश है, तो अंडोरा, यूरोप का अंडोरा है, ऑस्ट्रिया है, मोल्डोवा है, मैसेडोनिया है, लिechtenstein है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, सैन मेरिनो है, स्विट्जरलैंड है, बेलारूस है, सर्बिया है, वेटिकन सिटी है, लग्जमबर्ग है, स्लोवाकिया है, कोसोवो है। यूरोप के जो प्रमुख स्थल रूट जो है ना लैंडलॉक कंट्री है कौन कौन है, अंडोरा है, ऑस्ट्रिया है, मोल्डोवा है, मैसेडोनिया है, लिechtenstein है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, सैन मेरिनो है, स्विट्जरलैंड है, बेलारूस है, सर्बिया है, वेटिकन सिटी है, लग्जमबर्ग है, स्लोवाकिया है, कोसोवो है। बार देखिएगा, याद हो जाएगा और लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे देगा निम्नलिखित में से कौन जो है ना कौन अफ्रीका का प्रमुख स्थल रूप देश नहीं है, 3 डाल देगा, एक और डाल देगा, एशिया वाला डाल देगा, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आए है अफ्रीका के प्रमुख स्थल रूप देश कौन, अफ्रीका का कौन कौन है लैंडलॉक कंट्री, अफ्रीका का माली है, सेंट्रल रिपब्लिक है, बुरुंडी है, बोत्सवाना है, बुर्किना फासो है, साउथ सूडान है, युगांडा है, लेसोथो है, नाइजर है, इथोपिया है, जाम्बिया है, मलावी है, चांड है, रवांडा है, जिम्बाब्वे है। अफ्रीका के प्रमुख स्थल रूप देश कौन कौन है, माली, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, साउथ सूडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथोपिया, जाम्बिया, मलावी, चाड, रवांडा, जिम्बाब्वे। ये सभी क्या है, अफ्रीका का प्रमुख स्थल रूप देश है, मतलब लैंडलॉक कंट्री है। आगे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका कौन कौन है, दक्षिण अफ्रीका का जो है ना एक है बोलिविया है, पराग्वे। दक्षिण अफ्रीका कौन सा लैंडलॉक कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिण अमेरिका का है ना, दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक कंट्री कौन है, बोलिविया है और पराग्वे है। तो बोलिविया और पराग्वे किस देश का जो है ना लैंडलॉक कंट्री, दक्षिण अमेरिका का है, याद रखिएगा। ये सेट नंबर था, ये 48 था सेट नंबर, और इसको ध्यानपूर्वक जो है ना इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको जो है ना फायदा करेगा। सेट नंबर 48 कंप्लीट हो गया है, बाकी सेट नंबर जो 49 कल देखेंगे। सेट नंबर 49 जो है ना ये दोनों का टेस्ट जो है ना 48 49 का दोनों का टेस्ट एक ही बार होगा। आप लोग जो है अच्छे से वीडियो को रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग के लिए क्लास लाया जाता है, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है ना कि आप लोग वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं। बाकी बिहार में प्रैक्टिस सेट जो भी आ रहा है वो आते रहेगा, हमेशा कंटिन्यू आते रहेगा। तो आप लोग के लिए यहीं रहने देते हैं, आप लोग के लिए जय हिंद।